तो आज का मेरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में ही पढ़ूंगी। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही एक पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में मेरे पास सबसे पहले एक थ्योरम आती है जिसको हम बोलते हैं कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर मेरा एफ जेड कोई फंक्शन है, अगर वो एनालिटिक है, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक है कहाँ पर, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड क्लोज कर्व सी, विद इन एंड क्लोज्ड कर्व सी, तो ये कॉची थ्योरम क्या कहती है, देन एफ ऑफ जेड डी जेड जो होगा वो मेरे पास 0 आ जाएगा। इस थ्योरम का यूज़ हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे। इसमें हमारे पास एक नोट वाली बात ये होती है कि जो रिवर्स होता है वो कॉची थ्योरम का, वो रिवर्स ऑफ कॉची थ्योरम इज मे और मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, रिवर्स ऑफ कॉची थ्योरम मे और मे नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू। ओके, अब इसमें एक और नोट करने वाली बात क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास इफ़ जो है मेरे पास एफ जेड है वो एनालिटिक है, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक देन एफ ऑफ जेड डी जेड इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि उसका पाथ जो है फ्री है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी क्वेश्चन करती हूँ, जैसे कि हमें क्वेश्चन आता है, जैसे कि कॉची थ्योरम के ऊपर ही मैं क्वेश्चन करती हूँ, जैसे अब मेरे पास जेड जो है ये है आर के बराबर, आर मैं अपनी कुछ भी फिक्स करूँ, जैसे कि मैं कोई भी वैल्यू लेके आर की आगे क्वेश्चन को कैरी करती हूँ, जैसे कि जेड क्यूब ओवर z-1 और z-2 का स्क्वायर, मेरे पास ये क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि आर, जैसे मैं आर लेती हूँ यहाँ पे 1/2 फर्स्ट में, ठीक है 1/2 ले ली मैंने, तो मुझे पता है z-1 और z-2 का स्क्वायर इक्वल टू, मैं 0 पुट करती हूँ तो z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। ये दो मेरे पास क्या आ जाते हैं, सिंगुलरिटीज़, ये मेरे पास आ गई दोनों सिंगुलरिटी। अब आप देखो तो कि मेरे पास r क्या है 1/2, यानी कि ये 1/2 यहाँ पे है मेरा, ठीक है, और ये 1/2 यहाँ पे है, ये 1/2 का मैंने एक सर्कल लगा दिया। अब जो सिंगुलरिटी है मेरी, जैसे कि ये z इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे z इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पे, ये तो ये दोनों क्या है, आउटसाइड है। जो मेरे सर्कल बना है r इज इक्वल टू 1/2 का जो मैंने सर्कल बनाया है, इससे ये दोनों आउटसाइड है, तो मतलब कॉची थ्योरम मेरी क्या कह रही है, तो यहाँ पे जो कॉची थ्योरम मैं अपनी लगाती हूँ, तो मोड ऑफ z इक्वल टू 1/2 पे एफ ऑफ z डी जेड क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे याद रखनी है। अब ये था कॉची थ्योरम का एग्जांपल। अगर कोई भी बाहर जा रहा है, आउटसाइड में आ रही है कोई भी चीज़, तो मैं उसको सीधे ही मना कर दूंगी, एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाता है, 0 आंसर आ जाता है उसका। इसके बाद आता है मेरे पास कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि जो मेरे पास एफ जेड है, अगर वो मेरे पास एनालिटिक है, कहाँ पर, विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व, कहाँ पे, विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे पास, कॉची इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, ये मेरे पास ये होता है 5 ऑफ z अपॉन z माइनस z0 की पावर n+1 dz इक्वल टू 2 पाई आइटा 5 ऑफ n z0 ओवर n फैक्टोरियल, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आइटा हमारे पास नीचे आ जाता है इसमें, और जो यानी कि यहाँ पे n+1 है, तो हम एक वैल्यू को हम यहाँ पे कम करके लिखते हैं, d ऑफ n-1 ओवर में d ऑफ zn-1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5 ऑफ z और z-z0, ये वाला फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लेती हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। जैसे कॉची इंटीग्रल फार्मूला मेरे पास हो गया, इसके बाद मैं एक थ्योरम, इसके बाद मैं रेजिड्यू की बात करती हूँ। क्वेश्चन हम सारे एक साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। रेजिड्यू की बात करती हूँ।
अगर कहीं भी मेरा फंक्शन एनालिटिक आ जाता है तो मेरा जो रेजिड्यू होगा वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो रेजिड्यू मेरा ज़ीरो आएगा, ये बात मुझे याद रखनी है। और इसकी डेफिनेशन में हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मेरा एफ जेड जो है अगर वो एनालिटिक नहीं आ रहा, यहाँ पे तो एनालिटिक था तो ज़ीरो, अगर एनालिटिक नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो हम एक्सपेंशन करते हैं, लोरेंट एक्सपेंशन जो हम करते हैं, लोरेंट एक्सपेंशन जो हम करते हैं क्वेश्चन में अपने, तो उसमें हमें कोफिशिएंट देखना है किसका, 1/z माइनस जेड नोट, यानी कि 1/z या जो भी होगा, जेड नोट अगर 0 है तो 1/z का कोफिशिएंट देखेंगे तो वही हमारा रेजिड्यू बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या आती है, एक और बात हम इसमें बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास पोल आ रहा है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ, इफ़ z इक्वल टू जेड नोट इज़ पोल ऑफ ऑर्डर m, तो मैं इसमें अगर मेरे पास पोल है तो मैं रेजिड्यू को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ यहाँ पे, तो रेजिड्यू को मैं डिफाइन कैसे करूँगी, 5/m-1 अपॉन m-1 का फैक्टोरियल एंड जेड नोट। इस तरीके से मैं अपनी रेजिड्यू को डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है रेजिड्यू के बाद आता है मेरे पास कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। ठीक है, तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम में मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम में मेरे पास क्या आएगा, अगर एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन क्लोज्ड कर्व सी, लेकिन एक्सेप्ट कुछ पॉइंट पे वो नहीं है, तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम मेरे पास क्या बोलती है, एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई, और जहाँ जहाँ पे वो नहीं है एनालिटिक तो वहाँ पे सम ऑफ रेजिड्यू, ये चीज़ मुझे याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे कि मैं क्वेश्चन करती हूँ, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है जैसे मेरे पास, तो क्वेश्चन में मैं लिखती हूँ, ठीक है, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया। अब अगर मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर कोई भी क्वेश्चन लेके चलती हूँ जो कि हम अब तक पढ़ चुके हैं, उनमें कोई भी क्वेश्चन अगर मैं लेके चलती हूँ, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी का भी और कॉशी थ्योरम के, तो मैं इस टाइप से अपनी क्वेश्चन को आगे करती हूँ। जैसे कि अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ये मेरे पास क्वेश्चन होगा z+1 इक्वल टू 1 z ऑफ EZ अपॉन z+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है तो मुझे क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो मेरी जो रेडियस है वो क्या है और सेंटर मेरा कहाँ पे है। तो जो जैसे मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मैं इस क्वेश्चन को सीधा करूँगी 2 पाई, ठीक है, एंड सम ऑफ रेजिड्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि अब z+1 का स्क्वायर है मेरे पास यहाँ पे, तो z+1 का स्क्वायर है, इसको तो मैं कैंसिल करूँगी तो z e की पावर z का अगर इंटीग्रेशन करते तो e की पावर z आ गया प्लस में e की पावर z आ गया। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास 2 पाई। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है कि z की जगह क्या पुट करना है मुझे, -1, यहाँ से आई ये चीज़। ठीक है, तो अब मैं करूँगी -1 और e की पावर z की जगह -1 पुट करती हूँ तो 1/e आ जाता है यहाँ पे, प्लस में ये e का इन्वर्स आ जाएगा, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा 2 पाई माइनस का 1/e प्लस 1/e इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा तरीका मैं इसमें क्या देख सकती हूँ, जैसे कि z और मैं इसको कैसे देखती हूँ, जैसे z+1 का अगर मैं देखती हूँ डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 2 पाई z+1 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा सेंटर है z+1, तो मेरा सेंटर कहाँ पे जा रहा है, मेरा सेंटर जा रहा है -1 पे, यानी कि ये -1 पे मेरा सेंटर आ रहा है, और ये रेडियस जो जा रही है मेरी ये 1 तक जा रही है, तो यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक की मेरी रेडियस जाएगी, ये -1 और -2 तक की जा रही है। ठीक है, ये वाली चीज़ मुझे इस क्वेश्चन में समझनी है। ठीक है, अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ कोई भी, ठीक है, अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में एनालिटिक, डिफरेंशिएबिलिटी, तो अब हम इनकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करते हैं, 2-4 क्वेश्चन हम करते हैं इसमें क्वेश्चन। जैसे कि मेरे पास आता है f ऑफ z इक्वल टू z बार का स्क्वायर अपॉन z इफ़ z इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ z इक्वल टू 0,
और मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं इसके, ऑप्शन आता है जैसे कि ए एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट जेड इक्वल टू 0, सेकेंड क्या है एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0, सी है इज़ एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0 और डी है सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। तो ये से है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा, क्या ये मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या कॉन्टीन्यूअस नहीं है, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी कॉन्टीन्यूटी पे बात करती हूँ, कॉन्टीन्यूटी पे अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे पता है कि जो लिमिट z टेंस टू 0 है और z बार का स्क्वायर अपॉन z है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, z बार का स्क्वायर क्या आता है मेरे पास x माइनस आइटा वाई का स्क्वायर अपॉन में x प्लस आइटा वाई आता है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी और नीचे x आ रहा है, यानी कि ये तो एक्स स्क्वायर और फिर कुछ ऐसे करके आएगा और यहाँ पे आएगा मेरे पास x आ जाएगा। तो अगर मैं इसको काटती हूँ तो मेरे पास एक x बचता है, यानी कि जो वैल्यू आएगी लिमिट जब इसमें हम x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो जो मेरे पास लिमिट बनेगी वो फिर 0 पे ही आ जाएगा। ये बात आ गई। जैसे कि अगर ये समझ में नहीं आ रही कि ये चीज़ मैंने कैसे सोल्व करी, तो मैंने इसमें शॉर्टकट आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम सीधा y को mx पुट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको mx पुट करूँगी तो x स्क्वायर मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ मेरी समझ में आ गई। तो कॉन्टीन्यूटी पे तो ये है, ये बात हमारे पास प्रूफ हो गई। और दूसरी चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी हम देखते हैं इसकी। तो डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक और CR इक्वेशन ये तीनों ही आपस में कनेक्ट होते हैं, ये चीज़ हमें पता ही है। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें बार आ रहा है तो अगर मैं इसका डेल एफ ओवर डेल जेड बार निकाल के देखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 ऑफ जेड बार ओवर में जेड एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे पता है, मैंने आपको बताया था जेड बार क्या होगा x माइनस आइटा वाई और जेड क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस आइटा वाई, ये चीज़ हो जाएगी। अब मुझे पता है कि ये x की पावर भी 1 है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल आ रही है, यानी कि ये तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि नॉट फॉलो CR इक्वेशन, नॉट फॉलो CR इक्वेशन। अगर मेरा डेल एफ ओवर डेल जेड बार इक्वल टू 0 आ जाता, ठीक है, इसकी ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती तो मैं बोल देती कि CR इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये CR इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये एनालिटिक भी नहीं होगा, और एनालिटिक नहीं है तो फिर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें, जैसे कि मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है तो मैं देखती हूँ उस क्वेश्चन को। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर और जी ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा एक्स वाई। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखना चाहूँ कि क्या इसमें एफ एनालिटिक है या जी एनालिटिक है या कौन एनालिटिक है, कौन एनालिटिक नहीं है, मुझे ये देखना है। ठीक है, अब मुझे अगर एनालिटिक देखना है तो मुझे ये पता है कि मैं पहले CR इक्वेशन को चेक करूँगी। तो मैं अगर अपना FZ फंक्शन लेती हूँ तो इसमें क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर, u क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर और v क्या है मेरे पास वाई स्क्वायर। अगर मैं u ऑफ x निकालती हूँ तो मेरे पास 2x आ जाएगा, u ऑफ y निकालती हूँ तो 0 आ जाएगा, v ऑफ x पे 0 आ जाएगा और v ऑफ y पे मेरे पास 2y आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, तो एट z इक्वल टू 0 पे इन्होंने मुझसे पूछा है, तो एट z इक्वल टू 0 पे तो ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट z इक्वल टू 0, CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट जेड इक्वल टू 0, बट सिर्फ ये 0 पे ही सेटिस्फाई कर रही है, डिफरेंशिएबल ओनली एट 1 पॉइंट। तो ये तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये डिफरेंशिएबल ओनली एट 1 पॉइंट। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज़ नॉट एनालिटिक, सिर्फ 1 पॉइंट है इसलिए मैंने इसको नॉट एनालिटिक लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें अब ZZ की बात करती हूँ तो ZZ क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा एक्स वाई। ठीक है, u की वैल्यू क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू क्या है मेरे पास एक्स वाई। अगर मैं u ऑफ x देखती हूँ तो 2x आ जाएगा, u ऑफ y देखती हूँ तो 2y आ जाएगा, v ऑफ x देखती हूँ तो y आ जाएगा और v ऑफ y देखती हूँ तो मेरे पास x आ जाएगा। ये चीज़ मुझे पता है। अगर मैं CR इक्वेशन देखती हूँ तो मेरे पास क्या आता है ux इक्वल टू वी वाई आता है, यानी कि
2x इक्वल टू एक्स, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0। ठीक है, अगर मैं u ऑफ y देखती हूँ तो v ऑफ y आता है, यानी कि 2y इक्वल टू माइनस का y। तो मैं अगर देखती हूँ तो 3y इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0। ठीक है, तो मतलब कि इसमें भी x की वैल्यू 0 आ गई, इसमें भी y की वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब कि जिस एनालिटिक की अगर मैं बात करी तो इसमें तो कोई भी एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। अब अगर मैं अपना कोई नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेके चलती हूँ लिमिट और कॉन्टिन्यूटी से ही। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन लेके चलती हूँ, जैसे कि मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब ओवर मोड ऑफ जेड की पावर 4। ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन लेके चलती हूँ तो इसमें मैं किसको कैसे सोल्व करूँगी, मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी पे बात करनी है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करनी है, इसकी सीआर इक्वेशन पे बात करनी है और उसकी एनालिटिसिटी पे बात करनी है। जैसे मैं इसका सोल्यूशन निकालती हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है मोड ऑफ जेड, तो मेरे पास क्या होता है मोड ऑफ जेड की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक करती हूँ। तो मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है मुझे। ठीक है, ये जेड की पावर 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास जेड की पावर 5 है। तो मैं लिखती हूँ कि लिमिट z टेंस टू 0 z की पावर 5 अपॉन मोड z की 4। ठीक है, z को मैं क्या लिख सकती हूँ x प्लस आईटा वाई की पावर 5, और मोड z को मैं कैसे लिखती हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, अगर मुझे अब इसकी लिमिट देखनी तो यहाँ से तो मैं x की पावर 5 को बाहर, अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स पुट करती हूँ, ठीक है, तो x की पावर 5 मेरा बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और कुछ भी जो टर्म आएगी वो पीछे रह जाएगी। ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो इस स्क्वायर से मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ, तो यहाँ से मेरा x की पावर 4 बाहर निकलेगा, यानी कि एक x तो मेरे पास बच ही रहा है। और जब मैं लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 लगाती हूँ, तो जब ये एक x बच रहा है तो ये मेरे पास 0, यानी कि इसकी तो जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट कर गई। अगर मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मैं बोल दूँगी दिस इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ठीक है, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करूँ, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या देखते हैं, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट ओवर में जेड माइनस जेड नोट, हम ऐसे चेक करते हैं। अब जेड की पावर 5 अपॉन मोड ऑफ जेड की पावर 4, जेड नोट क्या आ रहा है मेरे पास 0 पे देखती हूँ अगर मैं इसकी ये ऐसे, तो जेड की पावर 5 ओवर जेड ओवर मोड जेड की पावर 4, यानी कि ये भी क्या बच गया मेरे पास जेड की पावर 4 और मोड जेड की पावर 4। अगर मैं y को एम एक्स पुट करूँगी अब आगे, तो क्या होगा, जैसे मैं करती हूँ x प्लस आईटा वाई की पावर 4, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, तो अब यहाँ से भी मेरे पास क्या चीज़ आएगी, यहाँ से मैं देखती हूँ अगर मैं x की पावर 4 जो है मेरे पास आएगा यहाँ से कॉमन। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स अगर मैं पुट करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या बचेगा फिर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आईटा m की पावर 4, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, अगर एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर। ठीक है, तो इसमें तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो वैल्यू है मेरी वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो मेरी वैल्यू वो m पे डिपेंड कर रही है। अगर वो m पे डिपेंड करती है मेरी वैल्यू, तो हमारी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम डिफरेंशिएबिलिटी पे सीधा मना कर देंगे, एनालिटिसिटी पे भी मना कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली सिर्फ ये जो फंक्शन है ये मेरा कॉन्टीन्यूस है, ये ना डिफरेंशिएबल, CR और एनालिटिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे मुझे CR इक्वेशन की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो क्या होता है CR इक्वेशन जो होते हैं पोलर फॉर्म में, मैंने आपको बताया था पोलर फॉर्म में हम उसको कैसे लिखते हैं। पोलर फॉर्म में जैसे कि हम इसको लिखते हैं R और थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैं u ऑफ r की बात करती हूँ तो वो आएगा मेरे पास 1/r v ऑफ थीटा। ठीक है, अगर मैं v ऑफ r की बात करती हूँ तो आएगा माइनस का 1 अपॉन r, v ऑफ r की अगर बात करें तो माइनस का 1/r u थीटा। ये चीज़ मुझे याद रखनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जैसे कि अगर मैंने वहाँ पे पढ़ी थी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मेरी अभी रहती है, तो मैं उसके भी 2-4 क्वेश्चन आपको बताती हूँ। नॉन
आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर। अगर हम लिमिट पॉइंट ऑफ पोल निकालते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी से हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कैरी करते हैं। ठीक है।